कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को क्लास 12 बायोलॉजी आप सभी बच्चों का देखिए कल एग्जामिनेशन है। इससे पहले देखिए मैंने आप सभी बच्चों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं कुछ सवाल मैंने आपको करवाए थे। 70 या 71 प्रश्न मैंने करवा दिए थे। उसके बाद मैंने अभी तक आज मैं आपको वीडियो डाल रहा हूँ सब्जेक्टिव पेपर का, जिसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में आपको आंसर मिल जाएगा। तो आप सभी बच्चे इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ये सारा का सारा जो सवाल है ये इस वर्ष और पिछले वर्ष के पिछले लगातार 2 या 3 सालों के क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। तो ये सारा का सारा सवाल जो इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है वो मैं आपको इस वीडियो में करवा रहा हूँ। तो आप सभी बच्चे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि शायद यूट्यूब का रीच मेरे चैनल पे नहीं पहुंच पा रहा। तो अगर आप लोग थोड़ा शेयर कर दीजिएगा तो मुझे भी थोड़ी खुशी होगी कि आप लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला ही आपसे पूछा जा सकता है, ये जो सवाल है ये 2 मार्क्स या 3 मार्क्स से सवाल पूछ देगा आपको एग्जाम में। ठीक है, सब्जेक्टिव पेपर में कि डिफाइन इकोलॉजिकल सक्सेशन। ठीक है, तो इकोलॉजिकल सक्सेशन है क्या? फॉर्मेशन है किसी सीरीज का। जब बायोटिक कंपोनेंट एक साथ रहते हैं सेम टाइम पीरियड टाइम में तो एक सीरीज बनाते हैं, वन आफ्टर द अनदर। ठीक है, एक के बाद एक, जब तक एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी डेवलप नहीं होती उस एरिया में। और इसी चीज को देखिए हम लोग क्या क्या नाम दे देते हैं, एक इकोलॉजिकल सक्सेशन नाम देते हैं। यानी हिंदी में अगर जो बच्चे समझना चाहते हैं वो समझ सकते हैं। पारिस्थितिक अनुक्रमण को परिभाषित करिए तो पारिस्थितिक अनुक्रमण एक ही स्थान पर एक के बाद देखिए जब एक समय की अवधि में जब जैविक समुदाय का श्रृंखला एक गठन होता है तब उसके क्या होता है, जब तक कि एक स्थिर चरम समुदाय उस क्षेत्र के ऊपर विकसित नहीं होता तो उस क्षेत्र की जलवायु के लिए पूरी तरह से अनुकूलित होती है। इस प्रक्रिया में देखिए जैविक और अजैविक कह सकते हैं दोनों बल यहाँ पर क्या करते हैं, काम करते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, फर्स्ट नंबर डिफाइन इकोलॉजिकल सक्सेशन का आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर 1। अगला सवाल है हमारे पास ग्रीन हाउस इफेक्ट। देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन लेयर, ये सब पढ़ लीजिएगा। ये सब सवाल एग्जाम में आपने मॉडल पेपर भी देखा होगा इस वर्ष का, तो वहाँ ये सब सवाल पूछा हुआ है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट आप लोग जानते होंगे, ऐसा मूव करता हूँ। दो हमें देखिए यहाँ पर राइट एनी 2 फैक्टर्स होगा, ये गेट्स लिखा है वो गलत है, टिक कर लीजिएगा। तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, अर्थ का टेम्परेचर का देखिए बढ़ना, ये ग्लोबल वार्मिंग होता है। लेकिन हम लोग जानते हैं हमारे पास कि ग्रीन हाउस इफेक्ट पहले बात तो कौन से गैस के कारण होता है, तो याद रखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं, क्या दुष्परिणाम है, ये हम लोग जानेंगे। तो ये पहले तो इंग्लिश मीडियम के जो विद्यार्थी है वो इसे यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिएगा, फिर नीचे जाइएगा तो यहाँ से आपको लिखना है। अब यही बात देखिए हिंदी माध्यम के विद्यार्थी लिखा हुआ है कि वायुमंडल में देखिए जो सूरज की किरणें आती है उनमें कुछ विकिरणें सक्रिय गैसों की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को गर्म रखने में क्या करती है, घटना को हम लोग क्या कहते हैं, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से जानते हैं। आप अपने हिसाब से इस सवाल को बना के लिख सकते हैं, पहले बता दे रहा हूँ। तो ग्रीन हाउस प्रभाव उस तरीके को परेशान करता है जिस तरह से पृथ्वी की जलवायु आने वाली और बाहर जाने वाली ऊर्जा के बीच संतुलन बनाए रखती है और योग से लघु तरंग विकिरण को प्रवेश करने की अनुमति देती है और के माध्यम से देखिए पृथ्वी लगातार गर्म होती रहती है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन हो गया, मानव निर्मित CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जितने सही जो ग्रीन हाउस गैस है उनकी बढ़ती सांद्रता यानी उनकी कंसंट्रेशन जो है हमारे इन्वायरमेंट में बढ़ती जाती है और ये ग्रीन हाउस को भी बढ़ा देता है और ग्लोबल वार्मिंग का ये क्या होता है, कारण बनता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जाएगा ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, क्या प्रभाव हो सकते हैं, तो ये आप लोग खुद ब खुद बना के लिख सकते हैं अपने से भी। अगला सवाल पूछा जाएगा व्हाट इज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, गिव एग्जांपल। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम उनको एक और नाम से जाना जाता है मॉलिक्यूलर सीजर के नाम से। विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, कट करने का हमारे पास कह सकते हैं पॉसिबिलिटी है DNA सीक्वेंस के दौरान। व्हेन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स मेक्स अ कट इन द DNA, देखिए जब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है, कट करता है DNA स्ट्रैंड में, इट विल लीव सिंगल, यहाँ पर क्या होता है ये सिंगल स्ट्रैंड पोर्शन में क्या होता है, बढ़ जाता है। दे आर ओवरहैंगिंग, ये एक को लटकने लगते हैं और स्टिकी एंड के साथ लटकते हैं। स्टिकी एंड्स कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, ये जो स्टिकी एंड्स रहते हैं चिपकदार वाले एंड जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड से निर्माण करते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है RI, ठीक है, एस्चेरियल कॉइल या फिर हेमोफिलियस इन्फ्लुएंजा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 प्रतिबंध एंजाइम क्या होता है, इसके मिसाल देने तो आप लोग यहाँ से जो भी हिंदी माध्यम विद्यार्थी है वो इसे कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला सवाल है राइट इन डिटेल द प्रोसेस ऑफ सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ DNA। देखिए रेप्लिकेशन पढ़ना है तो क्लास 10th में आपको थोड़ा सा डिटेल मिलेगा, क्लास 11th की बुक में देखिए रेप्लिकेशन मिल जाएगा, खोजने की कोशिश करिए। तो रेप्लिकेशन मीन्स ही मतलब ही होता है कॉपिंग करना, मतलब कॉपी करना, पेरेंट जो DNA मॉलिक्यूल उससे कॉपी करना। अब यही घटना देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप लोग लिख सकते हैं जो भी इंग्लिश मीडियम की आती है। आपको आवाज़ सुन के समझ में आ गया होगा कि अभी तक फीवर का असर है, तो फीवर देखिए ठीक होने तक
ऐसे ही थोड़ा सा आपको धीरे धीरे आवाज़ सुनाई मिलेगा, तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट जरूर आप लोग भी कर लीजिएगा। तो ये इंग्लिश में आंसर यहाँ लिखा हुआ है। और यही बात देखिए यहाँ हिंदी में भी लिखा हुआ है कि प्रतिकृति का मूल मतलब होता है मूल डीएनए अणु की प्रतिलिपि बनाना है, जो अर्ध रूढ़िवादी प्रक्रिया है जिसमें दो बेटी अणुओं से दो बटी होगा। पहला बात, प्रत्येक में डीएनए का एक पुराना और नया किनारा होता है। इस प्रक्रिया में कई एंजाइमों की हमें आवश्यकता होती है, जिसमें प्रमुख रूप से डीएनए पर यह निर्भर करता है। डीएनए पॉलीमराइज होता है। डीएनए पॉलीमरेज प्रकृति की अपनी प्रक्रिया द्वारा आरंभ या नहीं कर सकता। प्रतिक्रिया क्या होती है, ई कॉली में एक निश्चित क्षेत्र में ये शुरू होता है, जिसे प्रकृति की उत्पत्ति कहा जाता है। और यही बात देखिए यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो आप में से जो भी बच्चे इंग्लिश मीडियम लिखना चाहे वो इस आंसर को इंग्लिश में नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी क्या होता है, कंप्लीट। अगला हमारे पास देखिए एक्सॉन क्या है। एक्सॉन, एन एक्सॉन इज अ कोडिंग रीजन ऑफ अ जीन। एक कोडिंग रीजन किसका, जीन का है। दैट कंटेन्स द इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू इनकोड अ प्रोटीन। देखिए जो हमें क्या है, इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है, रखता है, ताकि हम लोग क्या करें, प्रोटीन को इनकोड कर सकें। एग्जाम्स आर मेड ऑफ स्ट्रेचेस, ठीक है। यहाँ पर गलती से मुझे लगता है एग्जाम बोर्ड लिखा गया है, तो अच्छा नीचे लिखा हुआ है। तो एक परीक्षा एक जीन का क्या होता है, कोडिंग क्षेत्र है, जिसमें प्रोटीन को इनकोड करने की आवश्यकता होती है। परीक्षाएं डीएनए के हिस्सों से बनी होती है, जो अंततः अमीनो एसिड और प्रोटीन में क्या होता है, ये परिवर्तन होता है। तो ये हमारा 5 नंबर का जो सवाल है ये भी इस प्रकार कंप्लीट हुआ। अगला सवाल है व्हाट इज जीन गन। तो जीन गन होता क्या है, तो ये जीन गन और ए बैलिस्टिक पार्टिकल डिलीवर सिस्टम ओरिजिनली डिजाइंड फॉर प्लांट ट्रांसफॉर्मेशन यूज होता है। एक डिवाइस से बेसिकली डिलीवरिंग करना, क्या करना, एक्सोजेनस डीएनए को सेल्स में मिलाने का काम करता है। दिस टेक्निक इज ऑफ्टन सिंपली रेफर टू, इसे एक सिंपल भाषा में कह सकते हैं, बायोलाइटिक के नाम से जाना जाता है। दिस डिवाइस एबल टू ट्रांसफॉर्म एनी ऑफ टाइप ऑफ सेल, इट कैन ट्रांसफॉर्म ऑर्गेनल्स इंक्लूड। देखिए ये जो डिवाइस है ये क्या कर सकता है, ट्रांसफॉर्म कर सकता है ऑर्गेनल्स जिसमें प्लास्टिड मौजूद होते हैं। तो ये बात यहाँ लिखी हुई देखिए, जीन गन क्या है। तो जीन गन एक बैलिस्टिक पार्टिकल डिलीवरी सिस्टम है, जिसे मूल रूप से पौधे के परिवर्तन के लिए डिजाइन किया गया है। कोशिकाओं को बहिर्जात डीएनए देने के लिए एक उपकरण है। यही बात देखिए यहाँ पर बोल दिया गया, तो आप लोग इसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला सवाल है हमारे पास कि व्हाट डू यू मीन बाय सीड डोर्मेसी। व्हाट आर द नेचुरल वेज बाय ब्रेकिंग द सीड डोर्मेसी। सीड डोर्मेसी क्या होता है, क्या कुछ तरीके ये हमें बताने हैं। तो ये तो हमारे पास पहले इंग्लिश में लिखा हो गया, सर्टिफिकेशन हो गया, सॉरी स्कैरिफिकेशन हो गया, टेम्परेचर ट्रीटमेंट हो गया। 2 पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है, बाकी का आंसर यहाँ लिखा हुआ है। तो ये 3 मार्क्स में सवाल पूछा जाए एग्जाम में। तो बीज प्रसुप्ति से आप क्या समझते हैं। बीज प्रसुप्ति को तोड़ने के लिए प्राकृतिक तरीके क्या क्या ये हमें बताने हैं। तो बीज निष्क्रियता को एक ऐसी अवस्था के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें सामान्य रूप से अंकुरण के लिए अनुकूल पर्यावरणीय परिस्थितियों में बीजों को हम लोग अंकुरित होने की रोका जाता है। यह स्थितियां पानी, प्रकाश, तापमान, बीज कोट और हार्मोन संरचना को एक साथ संयोजन करने पर होता है। बीज संप्रति तोड़ने के कुछ उपाय हैं, जैसे यहाँ पर लिखा स्कैरिफिकेशन। जब कठोर दिखने वाला जो कोट होता है, मतलब सीड के बाहर वाला, प्रस्तुति लगाई जाती है, तो इसका उपयोग किया जाता है उदाहरण के लिए फ्लीमेंस, ठीक है, जैसे काजन, जिसे हम लोग तूरबी के नाम से जाना, तूर का दाल हो गया, चना हो गया आदि में। फिर तापमान का यहाँ उपचार, जब प्रस्तुति भ्रूण करने के कारक के कारण, यानी बीज जो होता है कम तापमान पे क्या होता है, उसमें मान करता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होता है वो समाप्त होता है। हमारा अगला सवाल है कि व्हाई द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म इज रेफर्ड टू एज डबल फर्टिलाइजेशन। देखिए एंजियोस्पर्म में जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है उसे हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन के नाम से क्यों जानते हैं, क्या कारण है, ये हमें बताने हैं। तो देखिए एंजियोस्पर्म और जो फ्लावरिंग कुछ प्लांट्स है जो एक यूनिक प्रोसेस के थ्रू क्या होते हैं, फर्टिलाइज होते हैं, जिसे हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। आफ्टर पोलिनेशन ब्रिंग अ पोलन ग्रेन टू अ फीमेल। देखिए पोलिनेशन के बाद क्या होता है, एक पोलन ग्रेन फ्लावर फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कार्पेल पे क्या होता है, आप पोलन ग्रेन यहाँ पे से 2 स्पर्म सेल रिलीज होते हैं। द सेकेंड स्पर्म सेल फ्यूजेज विथ, ये जो सेकेंड स्पर्म सेल है ये फ्यूज होता है 2 पोलर न्यूक्लिया के साथ और एक क्रिएट करता है ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म। तो ये इसका आप लोग आंसर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, और भी इसे बड़ा करके लिखना चाहें तो ज़्यादा बेटर हो, एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप अपने हिसाब से बना के लिख दीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल पूछा जाए आपसे क्वेश्चन 9 में हमारे पास कि लिस्ट 4 एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। देखिए 4 एप्लीकेशन आपको बताने हैं जेनेटिकली जो प्लांट्स को हम लोग मॉडिफाई कर चुके हैं। तो यहाँ पर न्यूट्रिशन इन्हेंसमेंट बढ़ जाता है, हायर विटामिन कंटेंट वहाँ रहता है, मोर हेल्दी फैटी एसिड प्रोफाइल यहाँ पाया जाता है, फिर स्ट्रेस टॉलरेंस रहता है, टॉलरेंस टू हाई एंड लो टेम्परेचर, सैनिटी एंड ड्रॉट यहाँ पाया जाता है, डिजीज का रेजिस्टेंस होता है, बीमार को रोका जाता है, बायोफ्यूल्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ये यहाँ बताया हुआ है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर इंग्लिश में लिखा हुआ है। यही बात देखिए अगर आप लोग नीचे लिखना चाहे तो आनुवंशिक रूप से संशोधित
पौधे के 4 अनुप्रयोग उत्पन्न करें तो पोषण वृद्धि हो गया, तनाव सहनशीलता हो गया, रोग प्रतिरोध हो गया, बायोफ्यूल्स हो गया। बायोफ्यूल में देखिए ईथेन में अधिक कुशल रूपांतरण के लिए परिवर्तित जो सेल होते हैं वो दीवार संरचना वाले पौधे होते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 भी क्या होता है हमारा समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। देखिए थोड़ा सा आवाज़ धीरे जाएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ बार बार, तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अगर देखिए दिल से अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करने में कमी मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि आप भी जानते हैं देखिए इतना अच्छा कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि आप अगर यूट्यूब में देखे होंगे, मैं ऑब्वियसली बता दे रहा, देखिए मैंने यूट्यूब में देखा, सर्च किया तो मेरा चैनल तो मुझे मिला नहीं, तो बहुत नीचे जाके मुझे मिला। हाँ, जो भी देखिए कंटेंट अवेलेबल है वो सारे के सारे कहाँ से अवेलेबल है वो भी मुझे पता है, बोल के क्या फ़ायदा, देखिए जो बना रहा बनाइए, लेकिन जिन्होंने देखिए वो सारे के सारे कंटेंट उठा रहे जहाँ से, वो सारे के सारे उनका चैनल पे कॉपीराइट लग जाएगा। उनको भी शायद नहीं मालूम है, लेकिन उनको बता देना चाहूँगा कि वो जो कंटेंट जहाँ से उठा रहे हैं तो उनका चैनल में कॉपीराइट लग जाएगा। तो बाकी उनको सोचना है क्या करना है क्या नहीं करना है। छोड़िए, अभी आप लोग परीक्षा में ध्यान दीजिए क्या क्या सवाल आपके पास यहाँ अवेलेबल है। तो प्लांट ब्रीडिंग के देखिए क्या मेन स्टेप है। तो कलेक्शन ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी, कलेक्शन करना है जेनेटिक वेरिएबिलिटी का। अगला है एवोल्यूशन ऑफ जर्म प्लाज्म एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, ये क्वेश्चन भी पॉइंट भी हो गया। फिर है क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन सिलेक्टेड पेरेंट्स, और है हमारे पास सिलेक्शन ऑफ सुपीरियर हाइब्रिड्स, ये चौथा पॉइंट हो गया। और पांचवा पॉइंट है हमारे पास टेस्टिंग करना कि क्या ये प्लांट सही है या गलत है, जो भी पता कर सकते हैं हम लोग। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 10 का आंसर यहाँ मैंने आपको समझाया। फिलहाल अब देखिए यहाँ समझाने के लिए बहुत है कि हम लोग क्या करते हैं, जेनेटिक वेरिएबिलिटी को क्या करते हैं, जो उनके वेरियस वाइल्ड रिलेटिव है उनसे कल्टीवेट करके हम लोग क्या करते हैं, जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है किसी स्पीशीज उसे मेंटेन करते हैं, एवोल्यूशन करते हैं, क्रॉस हाइब्रिडेशन करवाते हैं सिलेक्टेड पेरेंट्स के बीच में ताकि यहाँ नए नए प्लांट्स जेनेरेट हो सके, डिफरेंट पेरेंट्स, सिलेक्शन ऑफ सुपीरियर हाइब्रिड, जो हाइब्रिड है पौधे उनको हम लोग सिलेक्ट कर सके, टेस्टिंग किया जाता है देखिए किस प्रकार पौधा क्या सही है क्या गलत है। तो ये यहाँ पर आंसर लिख लीजिएगा आप लोग देखिए इंग्लिश में। और यही बात देखिए हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को लिखा हुआ है कि पादप प्रजनन के मुख्य या प्रमुख चरणों का वर्णन करें। तो ये यहाँ हमारे पास आंसर लिख दिया गया है, तो आप लोग इसे देख के लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। इसके अलावा देखिए हमारे पास है व्हाट इज बायोगैस। तो बायोगैस क्या होता है आपको बताने की आवश्यकता नहीं होगी, मैं जानता हूँ। बायोगैस मतलब ही होता है जब बहुत सारे डिफरेंट गैसेस मिक्सचर होता है, जब ऑर्गेनिक मैटर टूटता है, ठीक है, कार्बन ऑर्गेनिक मैटर टूटेगा और यहाँ से जब ऑक्सीजन के एब्सेंस में, तो ये एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है जिससे हम लोग एग्रीकल्चर वेस्ट मैन्योर ये सबसे जनरेट करते हैं। तो ये बात यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है और यही बात देखिए यहाँ हिंदी माध्यम के विद्यार्थी लिखा हुआ है। तो बायोगैस ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों को टूटने से उत्पन्न विभिन्न गैसों के मिश्रण को संदर्भित करता है। यह एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है और इसे हम लोग अपशिष्ट खाद, पौधे की सामग्री, सीवेज, हरे कचड़े या खाद्य अपशिष्ट जैसे कच्चे माल से क्या कर सकते हैं, उत्पादित किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो गया। फिर अगला हमारे पास जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है। तो साइंस की वो ब्रांच ये कह सकते हैं द साइंस ऑफ अल्टरिंग एंड क्लोनिंग जीन्स, अल्टरिंग या फिर क्लोन बनाना जीन्स का, टू प्रोड्यूस अ न्यू ट्रेड, ताकि हम लोग नया ट्रेड बना सके ऑर्गेनिज्म का। तो ये कहलाता है हमारे पास क्या, तो इसके लिए बहुत सारी चीज़ प्रोटीन और हार्मोन्स की जरूरत है। ये पूरा कॉम्बिनेशन ही क्या कहलाता है हमारे पास, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाता है, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ से देख के लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा। और ये बात देखिए हिंदी में लिखा हुआ है कि एक जीव में एक नया गुण पैदा करने या प्रोटीन या हार्मोन जैसे जैविक पदार्थों बनाने के लिए जीन को बदलने और क्लोन करने का जो विज्ञान होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में मुख्य रूप से पुनः संयोजक डीएनए का निर्माण शामिल होता है, जिससे फिर सेल या वायरस की जेनेटिक सामग्री में डाल दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 12 समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 है गिव द डिफरेंस बिटवीन होमोलॉजस एंड अनोलॉजस। तो ये फिनोटाइपिक होते हैं, इनका इंटरनल स्टेज सेम होता है, डेवलपमेंट स्टेज भी सिमिलर होता है, ये सिमिलर पोजीशन शो करते हैं बॉडी में। फिर दे ऑर्गेनिज्म हैविंग होमोलॉजस आर फिनोटाइपिकली क्या होता है, सॉरी फिलोजेनेटिकली क्या होता है, ये रिलेटेड होते हैं। जैसे हो गया मैन का लेग, चीता का लेग हो गया, ये दोनों लगभग सेम दिखता है। फिर एनालॉजिस मतलब ही होता है ये हमें रिसेंबल कराते हैं फेनोटाइपिकली का, यहाँ कोई समानता नहीं होती इंटरनल स्ट्रक्चर में। डेवलपमेंट टेस्ट में बहुत अलग होते हैं, पोजीशन भी यहाँ पर अलग दिखाया जाता है बॉडी का पार्ट का। तो ये हमारे पास कुछ आंसर हो गए क्वेश्चन नंबर 13 का। समरूप अंग और हमारे पास हो गया बच्चों क्या, तो अनुरूप अंग। तो ये लिख लीजिएगा आप लोग आंसर देख के। तो देखिए थोड़ा सा फिर से आप लोग आवाज़ सुन के समझ गए होंगे, तो थोड़ा थोड़ा एडजस्ट आप लोग करिएगा जरूर, ठीक है। व्हाट इज सिंगल सेल प्रोटीन, एससीपी क्या कहा जाता है, गिव टू एग्जांपल्स, ठीक है। एससीपी सिंगल सेल प्रोटीन इज अ प्रोटीन जो प्रोटीन रिच होता है सेल बायोमास का, जो हम लोग यूज करते हैं फूड या फिर कह सकते हैं जानवर खिलाने में।
अर्लियर जो हमारे पास स्पिरुलिना होता है एक साइनोबैक्टीरियम होता है जो एक ह्यूमन फूड के रूप में इस्तेमाल किया था लॉन्ग टर्म में यूज़ करने के लिए, जैसे हो गया कर्ड, चीज़ हो गया। तो सिंगल सेल प्रोटीन क्या है यहाँ देख के लिख लीजिएगा आप लोग, और यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। अगला सवाल है हमारे पास कि ट्रिपल फ्यूजन क्या है, नेम द न्यूक्लियाई इन्वॉल्व्ड इन ट्रिपल फ्यूजन। तो ट्रिपल फ्यूजन मतलब होता है ऐसा फ्यूजन जहाँ पर दो पोलर न्यूक्लियाई और एक जम न्यूक्लियस क्या रहता है, ऑकर होता है डबल फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में एक ही प्लांट सीड प्लांट के, और रिजल्ट क्या होता है यहाँ पर फॉर्मेशन होता है किसका, एंडोस्पर्म का। पोलर न्यूक्लियाई इन्वॉल्व इन द ट्रिपल फ्यूजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 भी हमारा क्या होता है, समाप्त होता है। तो 15 नंबर का आंसर आप लोग यहाँ से यहाँ लिख लीजिएगा। 16 नंबर बायोडाइवर्सिटी क्या होता है आपको मालूम होगा। बायोडाइवर्सिटी के बारे में आप लोग देखिए लिख सकते हैं, जहाँ पर बहुत प्रकार के जीव जंतु तरह तरह के लोग तरह जीव जंतु जो भी पाया जाता है उसी जगह बायोडाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं। दो हमारे पास हैबिटेट है, और देखिए एक्सप्लोरेशन के कारण ये लॉस हो रहा है, पॉपुलेशन बर्डर्स के कारण हो रहा है, बहुत सा ऐसा वजह जिसके कारण ये लॉस हो रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 16 भी कंप्लीट होता है। देखिए मैं समझा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि सही बता रहा हूँ, बोलने का कंडीशन एकदम नहीं लग रहा है मुझे सही, फिर भी मैंने देखिए 20 क्वेश्चन अगर लिखे हैं आपसे बच्चों के लिए तो वो मैं कंप्लीट जरूर करवाऊंगा चाहे कितना भी दिक्कत आ जाए, क्योंकि पिछले वीडियो में देखिए छोड़ के 30 क्वेश्चन वो मुझसे बन ही नहीं पा रहा हिम्मत लगा के, तो वो भी जरूर कोशिश करूंगा। फिलहाल ये वीडियो में देखिए 20 क्वेश्चन जो मैंने आपसे बच्चों को लिखा है तो ये कंप्लीट कराने की पूरा कोशिश मैं कर रहा हूँ यहाँ पर आपसे बच्चों के लिए। तो आप लोग थोड़ा सा जितना हो सके देखिए शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी के पास ये कंटेंट पहुँच सके। और ये सारा के साथ मेरे द्वारा पहले बताते रहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो इंपॉर्टेंट लगे वो मैं करवा रहा हूँ। एक देखिए क्वेश्चन लिखा हूँ जिसमें प्रीवियस ईयर MCQ जो आया था वो वाला भी करवा दूंगा, और कुछ सवाल एक्स्ट्रा भी करवा दूंगा जो सारे के सारे एग्जाम में आ सकते हैं। बाकी देखिए हमारा जैकबोर्ड महान है, क्वेश्चन घुमा के पूछ रहा, आप ही बताइए कितना क्वेश्चन को घुमा के पूछ सकता है। तो जितना भी हो पाएगा मैं ट्राई जरूर करूंगा कि आपसे बच्चों को अधिक से अधिक क्वेश्चन यहाँ से भिड़ जाए। ठीक है, देखिए तो ये हमारा क्वेश्चन 17 हो गया। फिर बायो कंट्रोल एजेंट्स क्या होते हैं, दो ग्रुप बताने हमें क्या होते हैं ये और क्या क्या होस्ट करते हैं। तो यूज ऑफ माइक्रोइज्म या फिर बायोलॉजिकल मेथड हम लोग क्या करते हैं ताकि प्लांट डिजीज कंट्रोल कर सके, इसे बायो कंट्रोल कहते हैं। तो ये बैक्टीरिया, फंगी, ये सब कुछ नाम हो गया। तो ये आप लोग देख के लिख लीजिएगा यहाँ से क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर, और यहीं पर क्वेश्चन 17 का आंसर हिंदी में आपको मिल जाएगा। फिर डायपॉज हाइबरनेशन से देखिए कैसे अलग होता है, ये यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है, और यही जस्ट देखिए आपको यहाँ थोड़ा सा लिखा हुआ है यहाँ पे इंग्लिश में, और नीचे जस्ट थोड़ा देखिएगा तो ये हिंदी में लिखा हुआ है। डायपॉज निलंबित विकास का एक क्या होता है, चरण होता है, जिससे कुछ जीव जैसे झीलें और तालाब में जो जियो प्लांक्टन प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए क्या करते हैं, अपनाते हैं। अत्यधिक ठंड से बचने के लिए जो हाइबरनेशन सिर्फ एक व्यवहारिक अनुकूलन है, जब कोई जीव अपनी चयापचय में गतिविधियों की धीमा कर देता है तब इसे निलंबित नहीं करते हैं। तो ये क्वेश्चन 18 हो गया। फिर जीन थेरेपी क्या है, क्या क्या स्टेप इन्वॉल्व है, और ये बड़ा सवाल है 5 नंबर का एग्जाम में देखिए पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, तो जीन थेरेपी क्या कलेक्शन है बहुत सारे मेथड का, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है तो आप लोग लिख लीजिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है तो आप लोग इसे हिंदी में भी जरूर लिख लीजिएगा। ठीक है, ये इंग्लिश में रहा, और ये बात देखिए यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है। तो वीडियो को पॉज करके आप लोग इसे लिखते रहिएगा, मैं बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन 19 कंप्लीट होता है। और लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास ब्रॉड पैरासिटिज्म क्या होता है ये हमें बताना था। एक टाइप का पैरासिटिज्म है जहाँ पर जो पैरासिटिज्म बर्ड रहता है वो अपने अंडे देता है, ठीक है, दूसरे के नेस्ट में, और यहाँ पर कह सकते हैं होस्ट करता है वो। जैसे आप लोग मान लो कोयल जो अंडा देता है, कोयल अपने घोंसले में कभी अंडा नहीं देता। शिशु परजीविता क्या है तो ये यहाँ पर बता दिया गया है, तो इसे आप लोग लिख लीजिएगा। और इससे ज़्यादा देखिए मुझसे बोला भी नहीं जा रहा। ये क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट होता है। आशा करूँगा कि वीडियो पसंद आया होगा। कोशिश करूँगा देखिए इसके बाद एक ही वीडियो में पूरा कंटेंट आपसे बच्चों को जो बाकी रह गया वो कंप्लीट कराने का। इसमें तो 20 क्वेश्चन हो गए, और भी जो सवाल आ सकते हैं पिछले साल के एग्जाम में वो सारे के सारे कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में लाने की। तो फिलहाल जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।